नमस्ते, जय हिंद। आप एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और आप सभी दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देश गर्व और उत्साह के साथ आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस परेड में थल सेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया और अलग अलग राज्यों की झांकियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में शानदार फ्लाई पास्ट किया, तो वहीं समारोह में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित जवानों की मौजूदगी ने माहौल को और गर्व से भर दिया। दूसरी तरफ परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक परंपराओं की झलक आज देखने को मिली है। ये दिन संविधान की शक्ति और राष्ट्र की एकता को नमन करने का प्रतीक है। और ऐसे में जब आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रही हैं, तो आज हमने सेना की शक्ति भी देखी, सेना का पराक्रम भी देखा और अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी देश के सामने प्रस्तुत होते हुए देखा। कर्तव्य पथ जो कि रंगा हुआ नजर आया, अलग अलग रंगों में यहाँ पर जो असम की नर्तिका थी, उन्होंने जिस तरह से उसकी संस्कृति को पेश किया। उत्तराखंड की बात कर, उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, हर राज्यों की यहाँ पर सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। इस वक्त ये तस्वीर आप अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं। ये बाघा बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ जवानों का शौर्य देखिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चीजें बदल चुकी हैं। बदली ये है कि अब बीएसएफ जवान पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाते, मिठाइयों का प्रदान नहीं होता, लेकिन बीएसएफ जवानों का ये जोश भरा परेड को इस वक्त देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगी कि जरा आप सुनिए ये जवान इस वक्त किस तरह से अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए साहस, शक्ति का संदेश दे रहे हैं।
बीएसएफ जवानों का कदम ताल इस वक्त आपने देखा अटारी बाघा बॉर्डर पर। इस वक्त उनकी शक्ति, उनका शौर्य आप देख रहे हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चीजें बदल चुकी है, जिसमें मिठाइयों का आदान प्रदान पाकिस्तान से अब नहीं होता है और ना ही हाथ मिलाया जाता है बीएसएफ जवानों की तरफ से। और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु रिटायर्ड ऑफिसर है, रक्षा विशेषज्ञ के इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं और आज उनसे समझेंगे, जानेंगे गणतंत्र दिवस को लेकर हालात कितने बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ सेना की शक्ति है वो और कितनी बढ़ चुकी है। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। जय हिंद और आपको 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके तमाम भारतवासियों 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जिस तरह की राह पे चल रहा है उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और जो 2047 एक विकसित भारत बनने का सपना है वो हम सब मिलकर साकार कर सके, ये है सब आपकी आंखों के सामने हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आपके सभी दर्शकों, समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज हमने कर्तव्य पथ पर डिफेंस को लेकर भी कई चीजें देखी, हमने वो शक्ति देखी, सेना का शौर्य देखा। इस बार जो थीम रखी गई है सर, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। इस वंदे मातरम का कई हो हल्ला, चाहे वो विधानसभा के अंदर देखा गया, लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, फिर दूसरे अलग अलग स्टेट में भी जहां वंदे मातरम को बढ़ाने के लिए सरकार आगे, जो नौजवान है वो ये जाने वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रगीत नहीं है, देश को रिप्रेजेंट करने वाला ये राष्ट्रगीत, और इसको बढ़ाते हुए आज इसी थीम पर गणतंत्र दिवस समारोह रखा गया। तो किस तरह से बदलते वक्त को देख रहे हैं आप, विकसित भारत को देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जब गणतंत्र दिवस पे और स्पेशली कर्तव्य पथ पे जब मार्चिंग कंटिजेंट आते हैं, जो डिफरेंट कल्चरल और स्टेट और कई मिनिस्ट्रीज की जो टैब्लो आती हैं, वो दिखाती कि इस कर्तव्य पथ पे पूरा हिंदुस्तान समाहित हो जाता है। और जहां तक देखिए वंदे मातरम की बात है, इसकी 150वीं वर्षगांठ थी और इसके उपलक्ष्य में इस थीम को रखा गया और इसकी शुरुआत ही देखिए वंदे मातरम से की गई। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा सशक्तिशाली लोकतंत्र है जिसके अंदर तमाम धर्म के लोग, तमाम वर्ग के लोग, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग एक कैसे एकजुट होकर कर्तव्य पथ पे हिंदुस्तान की गरिमा को बखान करते हैं, ये देखने को मिला। और साथ में चाहे इंटरनल डिफरेंस जो भी हो, लेकिन हम अपने सारे डिफरेंसेस को मिला के जब राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेते हैं तो वो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग तरीके का वो उसमें रोमांच होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी थीम थी विकसित भारत और वंदे मातरम, इसका जो समावेश हुआ है वो एक बड़े खूबसूरत तरीके से किया। और हर बार की तरह आज के इस रिपब्लिक डे परेड पे देखिए तमाम कई सारी चीजें नई हुई, जो आई ओपनर थी। एक नए तरीके से परेड का संचालन हुआ, एक नई सीक्वेंसिंग आई। जिस तरीके से आप ऑपरेशन में जाते हैं, पहले रेकी एलिमेंट जाता है, फिर आपके जो एडवांसिंग कॉलम जाते हैं वो जाते हैं, फाइटिंग आर्म आते हैं, फिर लॉजिस्टिक। तो इसी के तहत तमाम तरीके की जो सीक्वेंसिंग थी उसको रचा गया और एक अल्टीमेट अद्भुत परेड का जो आपने वहां पे प्रदर्शन किया वो बड़ा मेस्मराइजिंग था। और स्पेशली जो हमारे गेस्ट थे कितने कौतूहल भरे दृष्टि से इसको देख रहे थे, ये देखना पड़ेगा। और साथ में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री उनको बारीकियों से समझा रहे थे, दिखा रहे थे, बता रहे थे हिंदुस्तान की जो मिलिट्री पावर है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो कल्चरल का जो सीमलेस इंटीग्रेशन है, वो सब काबिले तारीफ था। और जिस तरीके से भैरव बटालियन के जवानों ने कर्तव्य पथ पे अपने साहस का परिचय दिया, जिस तरीके से फ्लाई पास्ट हुआ, एयरफोर्स आया, ये सारी चीजें एक अविस्मरणीय चीजों का आज प्रदर्शन हुआ है। और साथ में उसमें सोने पे सुहागा हुआ जब अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सुशोभित किया गया। ये दिखाता है हिंदुस्तान स्पेस सेंटर में जिस तरह से उन्होंने दिन बिताया, उसके बाद जो वो तस्वीरें भी आई थी सर, और जो देखा गया कि वाकई बहुत बार संघर्ष किया है भारत ने, लेकिन कामयाबी चंद्रयान को लेकर भी अगर हम जिक्र करें तो कामयाबी इस बार हासिल हुई है। और स्पेस सेंटर पर जाना, उसे जानना, समझना, और वहां पर जिस तरह से दिन बिताए शुभांशु शुक्ला ने, वाकई उसको लेकर
आज जो उन्हें सम्मान मिला है, हमें गर्व है कि हमारे देश में एक ऐसा एस्ट्रोनॉट जो स्पेस सेंटर तक पहुंचा, स्पेस सेंटर की कई जानकारियां लेकर आया और आगे उस पर काम भी हो रहा है। इस वक्त सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ, पूर्व एनएसजे कमांडो, जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका, जय हिंद। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सुरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो सुरेंद्र जी, आज इस गणतंत्र दिवस हमको लेकर सबसे पहले आपका रिएक्शन, किस तरह से विकसित भारत को आप देख रहे हैं? स्वतंत्रता की थीम वंदे मातरम, आज जिस तरीके से वंदे मातरम गया पर और भारतीय सेना की सभी टुकड़ियों ने अपना जो है अपनी ताकत को दर्शाया, उससे मैं ही नहीं पूरा देश गौरव से जो है ना अपनी सेनाओं के भरोसे जो है आराम से सुकून से रह सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अपना लोहा मनवाने वाली हमारी सेनाएं, चाहे हमारे जो है ना पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, नेवी के जवान हो, और उनके साथ साथ जो है मातृ शक्ति भी, जो हमारी बहनें हैं जो पैरामिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर है, जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाल रखी थी, जिस तरीके से उन्होंने कर्तव्य दिखाए कर्तव्य पथ के ऊपर, तो मेरा मानना ये है कि ये एक नए भारत का जो है ना शुरुआत है, एक नया युग है। पुराने टाइम में जिस समय हम लोग सेना अंदर थे, ब्रिगेडियर साहब भी ये बात जानते हैं कि हमारा कोई उस समय विचार भी नहीं था कि इस तरीके से जो ना सेना के अंदर, मिलिट्री के अंदर जो ना आके हमारी बहनें भी जो ना कमाल संभालेंगी। ये बहुत बड़ा जो ना देश के लिए और जो ना पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज है। हमारे देश की जो है ना प्रथम नागरिक भी जो है ना एक महिला है, माननीय राष्ट्रपति, और जो है ना सेना का जो है ना शौर्य भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऐसी बहनों को और पूरी सेना और सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिस तरीके से जो लगातार जो है ना, चाहे वो भैरव बटालियन हो, चाहे वो ड्रोन बटालियन हो, जिस युग के साथ जो ना भारत जिस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आज चल रहा है, मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी सेना का मुकाबला करने के लिए किसी सेना के अंदर साहस नहीं होगा। बिल्कुल, और ये साहस, क्योंकि देखिए इस वक्त अटारी बाघा बॉर्डर पर हम देख रहे हैं जो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा है। मैं समझना चाहूंगी शरदेंदु जी आपसे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के साथ उस तरह का संबंध नहीं रहा, और भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि दहशतगर्दों के लिए भारत के अंदर अब वो कोई मोहमाया ना था ना है, और दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही देखा जाएगा। दहशतगर्दी अगर किसी ने फैलाई तो फिर उसका अंजाम वो भुगतेगा। और सीधे सीधे पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया गया कि अब सिर्फ बात ये नहीं कही जाएगी, इस बात पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी पलते हैं, बल्कि पाकिस्तान ही इन सब के पीछे है। अब ये मैसेज जा रहा है कट टू क्लियर। और एक और मैं आपको खबर बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान जिस तरह से झूठ बोलता आया है, उस पर एक स्विस टैंक की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया। अब भी भले पाकिस्तान इसे माने ना माने, डजंट मैटर, लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इन दहशतगर्दों की जमीन हिला दी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रांग मैसेज किया हमने, तो उसको ग्राउंड पे ला दिया 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान अपने नीज पे था और उनको सीज फायर के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, इस हालत में आ गया था। 4 दिन का वॉर पाकिस्तान नहीं सह सका, और प्रोपेगेंडा के तौर पे देखिए पूरे विश्व में और अपने जनमानस को कितना वो दिशा भ्रमित करता है। बार बार बोलता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को ये नुकसान पहुंचा है, लेकिन जब आप बताते हैं कि स्विट्जरलैंड इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई वो बताती है कि पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा था, झूठ बोला था, उसके तमाम टेररिस्ट इलाके बर्बाद हुए, तमाम एयरफील्ड को नुकसान हुआ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचा। जब इस तरीके की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा रिपोर्ट आती है तो
पाकिस्तान का जो जो एक मिथ्या प्रसार वो था, प्रोपोगंडा था, उसका पर्दाफाश होता है। और देखिए अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसका कंटिन्यूएशन है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई इस तरीके के टेररिस्ट एक्ट को अंजाम दिया तो उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर वहां स्ट्राइक होगी, फिर उनके जो टेररिस्ट कैंप है, तमाम ऐसे इंस्टॉलेशन है जहां से टेररिस्टों को मदद मिलती है, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो एक तरीके का मैसेजिंग नहीं है, आज की डेट में एक्शन हिंदुस्तान आर्मी कर रही है, हिंदुस्तान की सेना कर रही है, जिसमें ट्राई सर्विसेज का इंटीग्रेशन है। जब देखिए नेवी के जो जंगी बेड़े जैसे ही कराची पोर्ट की तरफ चढ़ने रहे, किस तरीके की सुगबुगाहट हुई, किस तरीके से एंजाइटी पूरे पाकिस्तान में फैली, किस तरीके से शहबाज शरीफ ने अमेरिका का फटाफट बात की और कहा पूरे विश्व में गुहार लगाई, और अल्टीमेटली जब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया तो सीज फायर हुआ। तो पाकिस्तान देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन इतना कड़ा एक्शन हिंदुस्तान ने लिया। अब किसी भी तरीके से हिंदुस्तान कोई भी टेररिस्ट एक्ट को टॉलरेट नहीं करेगा। लिहाजा हिंदुस्तान के ने एक नए रूप पे चढ़ पड़ा है, एक नए पाथ पे चला हुआ है, जिसमें कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हो रखा है। तो एक बहुत बड़ा एक पूरे इसके देखिए रीजनल स्टेबिलिटी आएगी, और पाकिस्तान जैसे देश पूरे विश्व फोरम में एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस इस तरीके की रिपोर्टें आती तो उनका झूठ जो उन्होंने विश्व में फैलाया है वो बताया जाता है। और पाकिस्तान देखिए आज की डेट में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टेररिस्टों की आज भी मदद कर रहे हैं। आज भी उनके जहन में यह है कि टेररिस्टों को बढ़ावा दो और हिंदुस्तान के खिलाफ उनका इस्तेमाल करें। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है, टेररिस्ट उनके देश में देखिए तमाम तरीके के विघटनकारी जो तत्व है वो उपन रहे हैं। वहां पे देखिए खुद अलगाववाद की लहर चल रही है। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, पीओके हिंदुस्तान में मिलना चाहता है, इस तरीके की दशा है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी फितरत नहीं बदल रही है। 1947 से लेके आज तक वो सिर्फ एंटी इंडिया सेंटीमेंट को जनरेट करता है, प्रोपोगंडा करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने उसको ऐसा सबक सिखाया है, आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा और उसने फिर कोई ऐसी हरकत की तो उसको एक कड़ा सबक सिखाने की हिंदुस्तान की आर्मी सक्षम है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले जो ये बॉर्डर पर इस वक्त हम देख रहे थे कि जवानों ने आसपास के लोगों के साथ, बाकी बीएसएफ जवानों के साथ मिठाई खिलाई। पाकिस्तान इस वक्त मतलब जो हालात हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी कि जो हाथ मिलाने का एक कॉन्सेप्ट रहता था या मिठाइयां देने का कॉन्सेप्ट रहता था, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब नहीं है। इस पर जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे अब पाकिस्तान को एक और ये मैसेज दिया जा रहा है आज, जबकि गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर, कि अब पाकिस्तान के साथ वो हमदर्दी, पाकिस्तान को अब उसी निगाह से देखा जा रहा है जिस तरह से उन आतंकियों को उन्होंने पनाह दिया था। और दूसरी कि जिहादी कस भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन जिहादी सोच पर अभी भी भारत को काम करने की जरूरत है कि उस सोच को तोड़ना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पुरानी रीत चली आ रही थी। 15 अगस्त के दौरान, 26 जनवरी के दौरान मिठाई का आदान प्रदान होना और जो ना फ्लैग मीटिंगें होना, ये अब जो ना कड़ा संदेश है भारत सरकार का, ये एक कड़ा संदेश है। अब दोनों काम नहीं चलेंगे। आप सामने से राम राम और बगल में छुरी, अगर आप आतंकवादियों को पालोगे तो आपसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, आपके साथ संबंध नहीं रखे जाएंगे। कोई भी मैत्रिक संबंध जब रखा जाएगा जब अगर आप आतंकवाद का साथ छोड़ दोगे। और वो चीज बार बार होने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारे लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की, और मैं कहूंगा सैदा की जो एक्यूरेसी, जिस एक्यूरेसी के साथ बम्बारमेंट करके आतंकवादियों के सभी ठिकानों को निस्तो नाबूद करने का काम किया और सिविल जनता को किसी को भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई, तो ये हमारी सेना का एक बहुत बड़ा शौर्य है और जो है ना उसकी जो बड़ी कामयाबी भी रही है। और साथ ही ये मैसेज जो बॉर्डर पर बीएसएफ के माध्यम से बाघा बॉर्डर के ऊपर दिया जा रहा, तो ये तमाम बॉर्डर पे कई जगह होता था, अटारी बॉर्डर के ऊपर भी परेड होती थी। तो ये एक कड़ी चेतावनी है, जब तक आप आतंकवाद का बोरिया बिस्तरा नहीं सिमटवा दोगे तब तक आपसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा। अगर दोबारा से हिमाकत की इस तरह की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, पूर्व में जो सरकार थी, जब 26/11 का हमला हुआ ताज होटल के ऊपर, तो वहां देश के 166 लोगों को मारा गया।
उस समय भी देश और दुनिया की मांग थी कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और आतंकवाद के ठिकानों को निस्ते नाबूद किया जाए। हमारी एयरफोर्स भी तैयार थी, हमारी सेनाएं भी तैयार थी, और जो ना हमारे ब्रिगेडियर साहब अच्छे से जानते हैं, परंतु उस समय के जो ना प्रधानमंत्री और मौजूदा जो सरकार थी उन्होंने निर्णय नहीं लिया। हाँ। नहीं तो उस समय अगर ये किया जाता हाँ, तो हो एक सकता और था आंसर जो आपसे, आज नेशनल सिक्योरिटी की मैंने बात कही, उस पर भी मैं आपसे सवाल समझूंगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात है सिक्योरिटी को लेकर, हालांकि घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश की बात करें या असम की बात करें, तो वहां पर भी कई तरह से स्टैंड्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या और बदलने की जरूरत है सिक्योरिटी के लिहाज से? बॉर्डर को और कितना सिक्योर बनाने की जरूरत है? आप इस दिशा में कैसे देखते हैं इसको? लगातार जो ना, नहीं सुरेंद्र जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास सर। अच्छा ठीक ठीक, बोलिए सुरेंद्र जी, आपसे ही सवाल है। अच्छा तो सर ये मैं कहना चाह रहा था, जिस तरीके से जो है ना सेना का डेवलपमेंट हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसी प्रकार बॉर्डर के ऊपर भी लगातार जो ना नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगातार जो ना उसकी जिस तरीके से वेपन के अंदर डेवलपमेंट है, जिस तरीके से इक्विपमेंट के अंदर डेवलपमेंट है, इसी तरीके से बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर के ऊपर रुकावटें, चाहे वो माइन फील्ड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रोकने की बात हो, तो वो लगातार जो है उसको करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक दिन भी जो है ना ढीले नहीं रह सकते, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो नकारे, निकम्मे और आतंकवादियों को पालने वाले हैं, इसलिए हमको और भी मजबूती की आवश्यकता और है। इसीलिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र S-400 का इस्तेमाल किया गया शरदेंदु जी। और ये बताने के लिए भी काफी है, क्योंकि वो वक्त याद आ रहा है सुदर्शन चक्र का, अगर मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया, लेकिन 100वीं गलती के बाद सुदर्शन चक्र चलाया। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अभी तक की जो गलतियां थी उसको माफ करते हुए ये सुदर्शन चक्र S-400 चलाया गया, जिसका साहस आज हमने कर्तव्य पथ पर देखा। ये जो सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी टेयर्ड एयर डिफेंस की व्याख्या करता है, और जो हमारे जो टैक्टिकल एरिया, ऑपरेशनल एरिया, उससे लेके डेप्थ एरिया तक, और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जिसमें बड़े बड़े शहर और हमारी राजधानी शामिल है, उसके एयर डिफेंस को कैसे पुख्ता करना है, कैसे उसका ओवरलैपिंग करना है, क्या उसका कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा, कैसे सबनेस से लेके अगर कोई एरियल प्लेटफॉर्म से कोई, चाहे वो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, उसको कैसे नेस्तनाबूद करना है, किस टीयर पे कौन सा वेपन उसको एंगेज करेगा, और ये सारा कुछ रियल टाइम में होगा। तो इसकी एक पूरी तरीके से एयर डिफेंस का अम्ब्रेला क्रिएट किया गया। किस लेवल पे आर्मी का एयर डिफेंस एक्टिव होगा, किस लेवल पे एयरफोर्स का एयर डिफेंस एक्टिव होगा, ये इस तरीके से पुख्ता बंदोबस्त किया गया है, जैसे कि दुश्मन अगर कोई इस तरीके के नापाक इरादे रखता है तो हम उसका सही से और मजबूत जवाब दे सके। तो इसके तहत सुदर्शन चक्र, और इसकी जब आप पौराणिक से व्याख्या करते हैं तो डेफिनेटली जैसा आपने बताया, ये उन दुष्कर्मों का अंजाम देगा आपको, उसका आपको नतीजा देगा जो आपने अब तक पाप किए हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है तो जैसे सुदर्शन चक्र श्योर शॉट किल करके वापस आता था अपनी, उसी तरीके से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी एरियर प्लेटफॉर्म को, चाहे किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा, उसको नेस्तनाबूद करेगा और ऐसी स्ट्राइक करेगा जिससे कि पाकिस्तान या हमारा दुश्मन देश उभर के नहीं आएगा। तो एक बड़ी संपूर्ण व्यवस्था है जिससे कि ये एक एश्योरेंस है देशवासियों के लिए कि उसके सारे सिविल के जितने इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, और तमाम तरीके के जो एसेट्स हैं, जो वल्नरेबल एसेट हैं, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। ये तो हो गया आपका सुदर्शन चक्र। जहां तक बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी की बात है, देखिए हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, चाइना से लगता है, नेपाल से, तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जो कि हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है। कुछ एक्टिव बॉर्डर है, उसमें देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और जो मैनुअल मीन्स से जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तमाम तरीके के सेंसर हैं, तमाम तरीके के आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ड्रोन्स हैं, रडार्स हैं, और साथ में आपका मैनुअल कंफर्मेशन। तो आप अगर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएंगे तो देखिए हमास ने कैसे इजराइल पे हमला किया था 5 अक्टूबर को, जबकि वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थे। तो बहुत बड़ा लेसन है जो हमारे और पाकिस्तान की स्थिति है, या हिंदुस्तान चाइना की स्थिति, या हिंदुस्तान बांग्लादेश की स्थिति है, हमें दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन एलिमेंट को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। लिहाजा हमें चौकन्ना रहना है बॉर्डर पे, जिसके लिए बीएसएफ है, आर्मी और तमाम ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इसको पुख्ता करते हैं। टेक्नोलॉजी का आप ह्यूमन के साथ अगर एक बढ़िया मिश्रण देते हैं तो आपके बॉर्डर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाते हैं। इस दिशा में हिंदुस्तान की आर्मी काम कर रही है। जिस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन का डिसएमिनेशन होना है, जिस तरीके से उससे हार्ड इंटेलिजेंस निकालना है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस निकालना, उस पे काम हो रहा है। उसमें एआई की भी सहायता ली जा रही है, उसमें तमाम तरीके के फिल्टर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक हो सके और अगर दुश्मन ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की तो हम उसको बर्बाद कर सकें। बिल्कुल, जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं कि अब ये डिजिटल की दुनिया में ऐसे सुपरसोनिक मिसाइलों को भी आज हमने कर्तव्य पथ पर देखा, जहां अब दुश्मनों के किले को भेदने के लिए सिर्फ जवानों की जरूरत नहीं है, वो ऐसी मशीन्स हैं जो इतनी हाईटेक है कि उन मशीनों को पता है कि कहां दुश्मन है, कैसे अलर्ट करना, फिर दागना है और फिर उनका खात्मा करना है। तो इस तरह की मिसाइलें भी हमने देखी। सुरेंद्र जी, क्योंकि दिव्यास्त्र की बात करें, सूर्यास्त्र की बात करें, ये मिसाइलों जो आज शक्ति प्रदर्शन हमने देखा, यानी कि भारत 2047 की बात करता है, विकसित भारत को लेकर बात करता है, वो डिजिटल की इस दुनिया में इस तरह की मशीनों को तैयार करना, वाकई मतलब हम इस दिशा में बढ़ गए हैं कि हमारी मशीनें जवानों के साथ और स्ट्रांग हो जाती हैं और अगर जवान नहीं है तभी वो हाई अलर्ट पर रहती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के अंदर जितने एडवांस तरीके से भारत ने तरक्की की है, चाहे वो जितने तमाम जो है ना स्वदेशी हथियार बनाने में, और चाहे पीछे जो पाक के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर, उस दौरान जो है ना S-2400 जो है लगातार उसने जो है ना अपना एक बहुत बड़ा जो है ना वो दिया, परिचय दिया कि मैं मौजूद हूँ, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके साथ साथ हम लोगों ने तो कई सारी जो है ना ड्रोन यूनिटें बनाई है और मानव का तो बहुत बड़ा रोल है। देखो सारी चीजें जो है ना टेक्नोलॉजी के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, मैनुअल भी जो है ना मिश्रण जब दोनों का होगा तभी जो है ना एडवांस होगा। क्योंकि भारतीय सेना तो वैसे ही पूरी दुनिया मानती है भारतीय सेना का लोहा। आपने जब भी देखा, चाहे पूरी दुनिया, चाहे अंग्रेजों की सेना रही, चाहे कभी भी जहां भी विदेशों में देशों में हमारी सेना को मौका मिला तो उसने जो है अपना पराक्रम दिखाया है। और जो टेक्नोलॉजी की बात है, तो एक जमाना ऐसा था कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। आज जो ना तकरीबन चीजें जो ना हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ या किसी से हम इक्विपमेंट वेपन हम ले रहे हैं तो उसके साथ जो ना टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की जो ना आम नागरिकों के लिए भी और जो ना देश की सेनाओं के लिए। देश मजबूत हाथों में और देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ठीक है शरदेंदु जी, क्योंकि आज जो हमारे खास मेहमान रहे, यूरोपीय संघ का दस्ता दिखा, वहां अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा नजर आए जिनका भारत में स्वागत भी हुआ, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी हमारे साथ नजर आई, आज इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई। तो यूरोपीय संघ के साथ रिश्ता भारत का क्या मैसेज दे रहा है, ये रिश्ता कितना और मजबूत हो रहा है? और ये बात इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से ट्रंप अपनी बातें कहते हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आते हैं, चाहे वो वेनेजुला को लेकर जो हाल हुआ हो या फिर अभी हाल फिलहाल के साथ जो चल रहा है कि ईरान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट इस वक्त सुनाई दे रही है। हालांकि खामेनेई भी कम है, वो पूरी तरह से अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन यूरोपीय संघ का दस्ता जब भारत पहुंचा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के जब भी कोई विदेश के जो आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो डिकोस्टा है और यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डेर लेयर आई, तो देखिए जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी, जिस तरीके से हम उनका इस्तेकबाल करते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, जिस आत्मीयता के साथ और जिस गर्मजोशी के साथ हम उनका सत्कार करते हैं, वो काबिल तारीफ होती है। और देखिए कुछ समय पहले से, 2-4 साल पहले से एक प्रथा चली है, जिसके हेड ऑफ स्टेट आते हैं उनका मार्चिंग कंटिजेंट आता है। तो आज देखिए यूरोपियन यूनियन की जो था माउंटेड कॉलम था, गाड़ी में उनके फ्लैग थे और उनके 2 लोग भी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। तो ये हिंदुस्तान की दूरदर्शिता दिखाता है, किस तरीके से हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन और इकोनॉमिक
पॉलिसी को परसू करता है वो दिखाता है। और जिस तरीके से देखिए कल जो हमारी ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन होने जा रही है वो दिखाता है कि हमें अमेरिका के भरोसे नहीं, हमें ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा। और सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कंट्री को नहीं, हिंदुस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंट नीति की वजह से आप यूरोपियन यूनियन में भी आपकी पहुंच है, आपकी लैटिन अमेरिका में भी पहुंच है, आपके नॉर्थ अमेरिका में भी पहुंच है, आप एशियान कंट्री में भी है, आप अफ्रीकन नेशन में भी आपकी पूछ है, आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, आप तमाम प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज सभी सेक्शन के साथ आप बराबर से उठते बैठते उनके साथ ट्रेड रिलेशन रखते हैं। तो ये दिखाता है हिंदुस्तान का पूरे ग्लोबल फुटप्रिंट और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। और ये देखिए एक दिन में नहीं आए, हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी हमेशा से विश्व फोरम रही है, क्योंकि हमने हमेशा विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की बात कही है। हमने अपने ट्रेड को अननेचुरल तरीके से आगे प्रोग्रेस नहीं किया। एक जेन्युइन, एक जस्टिफाइड तरीके से हम अपने ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए इसमें चार चांद तब लगा जब हमने आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया। और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ ट्रेड कॉमर्स में ही नहीं, हर एक फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, डिजिटल वर्ल्ड हो, आईटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आप ऐसी कोई नए विधा ले लीजिए, हिंदुस्तान उसमें अग्रसर है आत्मनिर्भर बनने में। अगले 1 से 2 डेकेड के अंदर अंदर हिंदुस्तान एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक्सप्लॉयटेटिव नहीं, अपने जो साम्राज्यवाद की नीति को ना बढ़ा के एक भाईचारे की नीति में बढ़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ये युग देखिए लड़ने का नहीं है, आप हर एक बात को टॉप टेबल पे ला सकते हैं। ये संदेश पूरे विश्व को देते हैं। लेकिन कुछ एक कंट्री जो इसको नहीं समझ रहे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये बातें बिल्कुल एम्पल क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है ये देखिए मैं इसको बड़ा टेम्परेरी मानता हूँ। अमेरिका के वो भी समझ में आ गया कि ये टैरिफ वॉर हिंदुस्तान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हिंदुस्तान के और अमेरिका के बड़ा नेचुरल अलायंस है। ये टैरिफ को अगर निकाल दे और ये अगले आने वाले 3 साल को अगर हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं तो हिंदुस्तान और अमेरिका के फिर से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। और ये भी बात चल रही कि जिस तरीके से देखिए यूरोपियन यूनियन से हम ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जो 25% एक्स्ट्रा हमारे ऊपर टैरिफ अमेरिका लगाया वो वेव ऑफ होने जा रहा है। अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड डील बड़े एडवांस स्टेज में है। तो हम एक किसी कंट्री ब्लॉक को नहीं फॉलो करते हैं, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री, हमारे सबसे रिश्ते हैं। और हम जो देखिए ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, वहां भी हमने अपना देखिए जो आईमैक का प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है, जो चाबार पोर्ट से होता हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाता है। इसीलिए आज जब हमने कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की वेटरनस झांकी देखी, वो ये झांकी बता रही थी कि संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक किस तरह से भारत ने सब कुछ देखा। और सुरेंद्र जी आप बेहतर बता पाएंगे कि जो 1947 के बाद भारत बदलता गया, दर बदलता गया, और आज ये विकसित भारत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत कितना आत्मनिर्भर बनेगा, तो वो संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की भूमिका हम सब ने देखी है, जिसको दिखाया गया, बताया गया तीनों सेनाओं की तरफ से झांकी के जरिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से 1937 के लिए आपका जो भारत बहुत बनी हुई, आप लोग तो 47 का भारत नहीं है, ये 62-71 का भारत नहीं है। ये आम भाषा के अंदर जो ना एक आम आप ये बात बोलता है। और जो डेवलपमेंट जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दूसरे, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है तो समझने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वाकई शरदेंदु जी ये आज हमने इस चीज को भी जाना है, समझा है, उसको दिखाया भी क्या कि कई तरह के संग्राम में भारत जिस तरह से उसने लड़ा, उसकी सेनाओं ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, और लगातार अगर हम 2025 की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चला, उससे पहले भी कई ऐसे हालात हुए जिसमें भारत ने दिखाया अपना जो शौर्य साहस है वो दिखाया। उन सबको देखते हुए राष्ट्र निर्माण किस तरह से उभरता जा रहा है। आज जो परिकल्पना हम करते हैं उस परिकल्पना की यहाँ पर दृष्टि देखने को मिली। झांकी के तौर पर तीनों सेनाओं ने बताया कि किस तरह से बदलता भारत राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ा रहा है, मतलब राष्ट्र को और ज्यादा बढ़ा रहा है, बना रहा है, विकसित कर रहा है।
देखिए, आज की जो जितने भी हम मार्चिंग कंटिजेंट थे, जितने टैब्लो थे, जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एनसीसी का कंटिजेंट था, और तमाम तरीके के जो गणतंत्र दिवस की जिस तरीके से परेड कॉन्फिडेंटली एक मिनट टू मिनट कंट्रोल द्वारा एक बड़े सुसज्जित तरीके से, अनुशासित तरीके से जिस तरीके से इसको दिखाया गया, वही स्थिति में आज की डेट में देश है। मेरा मानना है कि जो सेना है और सेना के साथ तमाम मिनिस्ट्री के कदम और तमाम ऐसे जो डिपार्टमेंट जो नेशन बिल्डिंग में लगे हैं, राष्ट्र को एक नए आयाम पे ले जा रहे हैं, हाँ। ये भारत का गर्व है, ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता हो। और जिस तेजी के साथ हम पूरे विश्व पटल में अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस तेजी के साथ हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ हम विश्व में एक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, और हमने आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत हम आज की डेट में बनते जा रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। आज की डेट में पूरा विश्व किसी भी इशू में हिंदुस्तान को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान का गौरव है, ये हिंदुस्तान का कॉन्फिडेंस है, ये हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी है। और ये तभी संभव हुआ है जब सेना और तमाम मिनिस्ट्री, तमाम एलिमेंट जो डेमोक्रेसी के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और मीडिया है, तमाम सब लोग एक टीम, एक तरीके से सीमलेस इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और देखिए, चाहे कोई सा विभाग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वेटरन हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, सबके अंदर एक मादा है, एक जज्बा है, एक मोटिवेशन है कि देश इससे आगे प्रगति करेगा। जो विरासत मिली है, जो लोकतंत्र के जो एडवांटेजेस हैं, जिस तरीके से एक उड़ीसा के गांव से निकल के एक महिला आती है और राष्ट्रपति बनती है, वो दिखाता है हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लोकतंत्र की सारी सुविधाएं और राष्ट्र बिल्डिंग के लिए हर एक आदमी डेडिकेटेड। तो इस मादे के साथ जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में स्टेबिलिटी दी है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये पूरे हिंदुस्तान की झलकी को कर्तव्य पथ के इस छोटे से स्टेट में दिखाया गया। ये एक्चुअल हिंदुस्तान की स्थिति है। आत्मनिर्भर भारत बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, चाहे वो आपके डिफेंस के इक्विपमेंट हो, चाहे आपके रोजमर्रा की चीजें हो। बल्कि हिंदुस्तान तो ये कहता है कि हमारे मार्केट अवेलेबल है विश्व के में इस तरीके की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के तहत हमने आईमेक के संरचना की, इसी के तहत हम उन सारे देशों में ये सुविधाएं मुहैया कराने चाहते हैं जो इन सभी चीजों से वंचित हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, और इसी वजह से अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, तमाम लोग हिंदुस्तान के साथ को मानते हैं। और एक बहुत बड़ा मुकाम है, ये एक दिन में नहीं हुआ, अथक प्रयास द्वारा हुआ है। और इसमें हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे कोई भी अंग हो। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो सीमलेस इंटीग्रेशन हुआ, जिस जिस पैमाने पे हम आज की डेट में काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके तमाम चीजों को, स्टार्टअप से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का आना, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके कैसे हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन सारी चीजों में कोई ऐसी विधा नहीं है जिसको हिंदुस्तान आज की डेट में टच नहीं करता और जिसमें वो अपनी पहल नहीं रखता, अपनी सोच नहीं रखता। ये काबिल तारीफ है और ये सारे विश्व के लिए एक मैसेज और है। एक पहलू में यहाँ पर सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने यहाँ कमांडोज की बात की, आप फॉर्मर एनएसजी कमांडो हैं, तो मुझे वो भी बताइएगा, जो पशु दल आज हमने देखा कर्तव्य पथ पर, जो एनिमल कंटिजेंट देखा हमने, जिसमें चील और बैक्टीरियन ऊंट जो है, बैक्टीरियन ऊंट को देखा, ये जो हमने देखा ट्रेन्ड डॉग्स जो हैं, जिस तरह से जवानों के साथ काम करते हैं और जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो आपके वक्त और वो आप साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से कमाल का काम होता है पशु दल का? बिल्कुल, ये जो ना, मैं वैसे गनेडियर रेजिमेंट का सिपाही रहा हूँ, तो हमारा जो गनेडियर के अंदर 13 गनेडियर के अंदर ऊंट होते थे। हाँ। गंगा रिसाला 13 गनेडियर के अंदर ऊंट होते थे और बाड़मेर उस बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर रहती थी। तो ऊंट को जब रात के अंधेरे में भी जब गश्त के ऊपर जाना होता है, कहीं जाना होता, तो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चले जाते थे वो, जैसे कोई जो ना इंसान जो चला जाता है, ना कोई रास्ता भटकना, ना कोई किसी तरीके का। तो ये एक उनके अंदर एक अलग टाइप की मादा होती है। ऐसे ही जो ना एनएसजी के अंदर हम थे, तो वहाँ बीडी यूनिट के अंदर जो ना डॉग थे, तो डॉग जो ना अलग अलग तरीके की जो उनको ट्रेनिंग दे के रखा जाता, चाहे जो ना बम डिस्पोजल दस्ते के अंदर है, तो वो सूंघ के उसकी मादा इतनी है वो बम को आसानी से बता देता, या कोई मिलिटेंट भाग रहा है
तो भागते हुए मिलिटेंट को भीड़ के अंदर वो किसी और को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ वो मिलिटेंट को ही जाके काटेगा और आप क्या मजाल उसको छुड़वा दे। तो ये समय समय के ऊपर इन्होंने अपना परिचय दिया है। इनकी जो ना हमारे अंदर चाहे डॉग यूनिट हो, चाहे ऊंट हो, चाहे घोड़ों की यूनिट हो, तो तमाम जो तरह के वो है, आप देख रहे हो कि बाज भी जो है ना आज जो ना उसका काम कर रहे हैं, इनको जो ड्रोन को गिराने का और तमाम चीजों को रीकी करने के अंदर। तो ये जो है इतना मादा है इनके अंदर, इतना जो ना ट्रेनिंग के अंदर भी जो ना लगातार ट्रेनिंग कर करके इनको मजबूत कर दिया जाता है। इनकी बहादुरी के भी आपने चर्चे सुने होंगे, चाहे डॉग है, चाहे ऊंट है, चाहे घोड़ा है। तो ये तो समय समय पर ये हमारी सेना का जो ना श्रृंगार है, और जो ना ये हमारी सेना को और भी मजबूत बना देते हैं। बिल्कुल। और महिला सशक्तिकरण की भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर शरदेंदु जी, क्योंकि अब जिस तरह से आज हमने बहुत खास बदलती चीजें देखी, 2 चीफ गेस्ट हमने देखे, उसमें एक चीज और देखा कि जो सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी है उसमें महिला अधिकारी नेतृत्व कर रही थी। देखिए, आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी भी तरीके का जेंडर बायस नहीं है। हिंदुस्तान जेंडर न्यूट्रलिटी पे चला गया है। और देखिए, एक इतनी चीज बड़ी और ऐड संख्या। ऑन करना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने महिला कमांडोज को जिस तरह से देखा, वाकई पूरा देश सैल्यूट करता है उन्हें, और वही यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की भी पूरी कोशिश की गई है। जी हाँ, ये काफी दिनों से इस पे काम हो रहा है, और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान एक उन्नत देश है, किसी भी तरीके का जेंडर बायस नहीं है। अब तो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां जो है वो एनडीए में भी जा रही हैं, और वो भी वहां से पास आउट होने के कगार पे। तो इस तरीके का जब इंटीग्रेशन होता है तो नेचुरली देश तरक्की करता है। और कंटिजेंट कमांडर कोई हो, मादा क्या है, मोटिवेशन क्या है, उनको किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से डीआर डिस्प्ले भी आज हुआ है उसमें भी महिलाओं ने हिस्सा लिया, वो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता और साथ में दिखाता है कि देखिए, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन नियरली 50%, वो अगर साथ मिलके, पुरुषों के साथ मिलके, बगैर जेंडर न्यूट्रलिटी के देश नेशन बिल्डिंग में काम करती हैं तो तरक्की कितनी तेज होगी। एक जगह 50% काम, एक जगह 100% काम, तो आप देख सकते हैं कि प्रगति कितनी तेज और कितनी रफ्तार के साथ और कितने ऊंचाइयों तक जा सकती है। तो आज की डेट में हिंदुस्तान ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, किसी भी तरीके का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और वो हर एक सेना में, चाहे वो कॉम्बैट आर्म हो, तमाम तरीके की ट्रेनिंग है, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो जेंडर न्यूट्रलिटी की स्टेज है उस पर हिंदुस्तान पहुंचता चला जा रहा है, और साथ में महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत नमूना है। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या, इतने मुकाम हासिल कर लेना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। चाहे वो महिला वर्ल्ड कप हो, चाहे वो फाइटिंग स्किल हो, चाहे डीआर डिस्प्ले हो, चाहे कंटिजेंट लीड करने की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है, और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। और आज की डेट में वो किसी भी फील्ड में किसी भी से काम नहीं है, बल्कि वो 4 कदम आगे निकल के अपना दुगना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। ये काबिले तारीफ है, ये देश के लिए सबसे अच्छी बात है। और हिंदुस्तान में ये जो शुरुआत हुई है, आगे आने वाले दिनों में ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप हर रिपब्लिक डे परेड में इस तरीके की चीजों को देखेंगी, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन, ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण, और जो एक वेव चली है, जो सॉफ्ट स्किल का जो डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन का प्रोलिफरेशन है, जिस तरीके से लोग बढ़ के आ रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे को ये एक मोटिवेटिंग कैप्सूल का काम करेगा, वो काबिले तारीफ। और नारी सशक्तिकरण तो वो ऑलरेडी सशस्त्रीकरण हो रखा है, अब वो कितने मुकाम हासिल करती हैं ये देखने वाली बात है। जहां तक हमारे लोकतंत्र का सवाल है, जहां तक उनकी सुविधाओं का सवाल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द जेंडर ऐसा एग्जिस्ट करता है आज। और सुरेंद्र जी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आज हमने ये भी देखा कि एआई ग्लासेस पहने जवान नजर आए और वो सिक्योरिटी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में एआई पर कितना निर्भर होया जा सकता है, और एआई कैसे सिक्योर करेगा देश को, बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर कर सकता है, इस दिशा में किस तरह का काम आप देख पा रहे हैं? आने वाले टाइम में तो लगता है तकरीबन जो ना एआई के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता जा रहा है। आप देखते होंगे एआई के माध्यम से, चाहे वेपन की एक्यूरेसी की बात हो, चाहे आदमी जो मैनुअल उसके साथ टच करके काम करने की बात हो,
तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जी। अब जिसका कोई जो है ना कहना मुश्किल है कि आने वाले 5-7 साल में क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये जो है ना इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है, हाँ। इतनी तेजी के साथ इस 10-15 साल के अंदर चेंज हुआ है कि आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा। और ब्रिगेडियर साहब तो हमारे से काफी बड़े हैं, इन्होंने तो सब जो ना रेडियो के युग से लेके टीवी के युग से लेके एआई का युग देखा। अब एआई से आगे पता नहीं क्या देखने को एडवांस मिलेगा टेक्नोलॉजी इनको। और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणतंत्र दिवस, और ऐसे में इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद।